नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में आज कई मामलों पर सुनवाई संभव। विभिन्न राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो सकती है सुनवाई। भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आज लॉन्च होगा लोगो और वेबसाइट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे लॉन्च। सम्मेलन के जरिए भारत देगा ग्लोबल साउथ की आवाज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर। राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका से बातचीत के सभी रास्ते हैं खुले हुए। और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम से जुड़े नियमों को किया अधिसूचित। राष्ट्रीय महासंघों में मेरिट वाले खिलाड़ियों को शामिल करने के पात्रता नियमों को भी किया पेश। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई संभव है। और इससे पहले कल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कल शीर्ष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे 15 जनवरी की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर अपना पक्ष रखें। याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान गंभीर प्रक्रियागत खामियों और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 1 सप्ताह का समय दिया और निर्देश दिया है कि दोनों याचिकाओं पर एक संयुक्त जवाब दाखिल किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान वे राज्य में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री माणसा नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के एसडी आर्ट्स और बीआर कॉमर्स कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर बाद वह पैथापुर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद के साणंद में फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी आज किया जाएगा। आनंद जिले में चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और इसके अलावा खेड़ा में संतराम मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस साल भारत करने वाला है और इसी कड़ी में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत होगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। ये मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करता है और साथ ही ये वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस वर्ष के कई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रही हैं। सीजी सेमी, कैंस टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्र 2026 में उत्पादन शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजाइन क्षेत्र में 23 स्टार्टअप सक्रिय हैं और 313 विश्वविद्यालयों में प्रतिभा विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। उपकरण निर्माता भी भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे 2028 तक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होगा और 2032 तक भारत 3 नैनोमीटर चिप निर्माण करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में संप्रभु बनना हमारा लक्ष्य है। इंडिया एआई मिशन के तहत मॉडल, चिपसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। एआई को उन्होंने 5वीं औद्योगिक क्रांति बताया, जो समाज और उद्योग को नया आकार देगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। राज्य में सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और साथ ही 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की योजना बनाई गई है। आयोग ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए voter.eci.gov.in पोर्टल पर भी सेवा शुरू कर दी है और इससे अब दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को अपनी सुनवाई के लिए घर वापस आने की जरूरत नहीं होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने सोमवार को प्रक्रिया की प्रगति से जुड़े अहम आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 70 लाख नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। 94 लाख तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं में से 38 लाख को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से करीब 2 लाख मतदाताओं को नोटिस मिल चुके हैं। अनमैप्ड मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाने का कार्य अंतिम चरण में है। आंकड़ों के अनुसार पिता संतान नाम में असमानता के करीब 51 लाख मामलों के साथ 94 लाख से अधिक तार्किक विसंगतियां दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 15 जनवरी तक फसल बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग के अनुसार फसल बीमा करवाने के लिए ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वह उस बैंक में अपना बीमा करवाएं, जबकि अऋणी कृषक 15 जनवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक, जन सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुआई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों के हमले और खेतों में जल भराव से होने वाले नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। देश के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। खासकर उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई है और इसके साथ ही पंजाब में आज लोहड़ी पर ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा के भी कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है। ईरान में लगभग बीते 2 हफ्तों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई बार हमले की धमकियां दी जा चुकी हैं।
और अब सोमवार को ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% का टैरिफ झेलना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान वॉशिंगटन द्वारा पेश किए गए सुझावों का अध्ययन कर रहा है। हालांकि इस कदम के बारे में बहुत कम विवरण दिया गया है। खेल मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया है और साथ ही राष्ट्रीय महासंघों में मेरिट वाले खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए कई स्तर वाले पात्रता नियमों को भी पेश किया गया। दोषी व्यक्तियों के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को जारी रखा गया है। ये अधिनियम 1 जनवरी को आंशिक रूप से लागू किया गया था। राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने उप नियमों में बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है ताकि वे नए कानून का अनुपालन कर सकें। और हमारा यह सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।